दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध का असर अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर सीधे भारत के व्यापार और निर्यात पर भी दिखाई देने लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत से निर्यात की जा रही लगभग 2000 कारें अब वापस भारत लौट सकती है। ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि समुद्री रास्तों में सुरक्षा को लेकर गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है। दूसरी ओर इंडोनेशिया ने 1,05,000 भारतीय ट्रकों का ऑर्डर दिया था, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर इसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। इसके बाद इंडोनेशिया ने इस डील को रोकने का फैसला किया है। हालांकि इंडोनेशिया की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद पर अंतिम फैसला ले लिया गया है, यानी कि इंडोनेशिया अब फिलीपींस के बाद दूसरा देश बनने वाला है जिसके पास ब्रह्मोस मिसाइल जाने वाली है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत से 2000 कारों को खाड़ी देशों में भेजा जा रहा था। इन वाहनों को पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के रास्ते आगे पश्चिम एशिया भेजा जाना था, लेकिन मौजूदा हालात में जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के रास्ते से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। इसी वजह से कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के रूट पर दोबारा विचार करना शुरू कर दिया है। एक चेन्नई पोर्ट अधिकारी के अनुसार इसी कारण करीब 2000 कारों का कंसाइनमेंट वापस चेन्नई पोर्ट की ओर मोड़ा जा सकता है। इस संकट का असर सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। पोर्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार लगभग 4000 कंटेनर जो खाड़ी देशों की तरफ जा रहे थे उन्हें भी वापस मोड़ दिया गया है। इनमें से करीब 1800 कंटेनर केवल चेन्नई से भेजे गए थे। इसका मतलब यह है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारत के कंटेनर व्यापार को भी बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 28 फरवरी से मानी जा रही है, जब से क्षेत्र में संघर्ष तेज हुआ है। इसके बाद से तमिलनाडु के कई बंदरगाहों से जहाज की आवाजाही धीमे पड़ गई है। खास तौर पर थूथुकुडी के वीओ चिदंबरनार पोर्ट पर इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। यहाँ से कपड़े, होम टेक्सटाइल, खाद्य पदार्थ, अंडे और कास्टिंग जैसे कई सामान सीधे खाड़ी देशों को भेजे जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर झोंगगू ताइयुआन नाम का जहाज 28 फरवरी को वीओसी पोर्ट से करीब 250 कंटेनर लेकर निकला था, लेकिन समुद्र के बीच में ही उसे रोकना पड़ा और आखिरकार वह कंटेनर मुंबई के नहावा शिवा पोर्ट पर उतार दिया गया। इससे निर्यातकों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के निर्यातकों के सामने तो खास तौर पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि कई कंटेनर अभी भी थूथुकुडी के कंटेनर फ्रेट स्टेशन, गोदामों और उत्पादन केंद्रों पर फंसे हुए हैं। तिरुप्पुर, करूर, नमक्कल और कोयम्बतूर जैसे शहरों से भेजे जाने वाले कपड़े का बड़ा हिस्सा रमजान से पहले पश्चिम एशियाई बाजारों तक पहुंचने वाला था, लेकिन अब ये समय पर पहुंच पाएगा या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए बंदरगाह प्राधिकरण भी तैयारी कर रहे हैं। वीओसी पोर्ट के बाहर करीब 19,000 वर्ग मीटर जमीन अस्थायी रूप से माल रखने के लिए चिन्हित की गई है। वहीं चेन्नई पोर्ट में भी लगभग 20,000 वर्ग मीटर जगह तैयार रखी गई है, ताकि अगर जहाज माल उतारना चाहे तो उसे अस्थायी रूप से रखा जा सके। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन एस विश्वनाथन के अनुसार इस मुद्दे पर निर्यातकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है। उनका कहना है कि अगर किसी कंटेनर में जल्दी खराब होने वाला सामान होगा तो उसे वापस लाकर भारत के घरेलू बाजार में बेचा जा सकता है। हालांकि चेन्नई पोर्ट पर अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन पहले पश्चिमी बंदरगाहों पर ऐसा किया जा चुका है। इसी बीच दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी मास्क ने भी खाड़ी क्षेत्र के लिए अस्थायी रूप से नई बुकिंग लेना बंद कर दिया है। फिलहाल कंपनी केवल जरूरी सामान जैसे भोजन और दवाइयों की शिपमेंट को प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का ये संघर्ष अब वैश्विक बाजार और भारत के निर्यात पर भी असर डालने लगा है। अगर ये स्थिति लंबी चली तो भारतीय कंपनियों और व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। भारत की ऑटो कंपनियों के लिए एक बेहद बड़ा निर्यात सौदा अचानक रुक गया। जी हां, इंडोनेशिया ने फिलहाल भारत से 1 लाख से ज्यादा पिकअप ट्रक और कमर्शियल वाहनों के आयात की अपनी योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये फैसला वहां के घरेलू उद्योग और राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा व्यापारिक मौका फिलहाल अटक गया है। दरअसल इंडोनेशिया की सरकार एक बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर काम कर रही थी। इस कार्यक्रम का नाम मेराह पुती विलेज कोऑपरेटिव प्रोग्राम है, जिसे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने शुरू किया है। इस योजना का मकसद देश के गाँवों में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसी योजना के तहत भारत से बड़ी संख्या में पिकअप ट्रक और कमर्शियल वाहन खरीदने की योजना
बनाई गई थी। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत की 2 बड़ी कंपनियां इसमें शामिल थी। महिंद्रा को 35,000 स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक सप्लाई करने थे, वहीं टाटा मोटर्स को 35,000 4 पहिया ड्राइव पिकअप ट्रक और 35,000 6 पहिया कमर्शियल ट्रक एक्सपोर्ट करने थे। यानी कुल मिलाकर 1,05,000 वाहनों का ऑर्डर था। अगर ये सौदा पूरा होता तो ये भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए अब तक के सबसे बड़े निर्यात सौदों में से एक होता। इन वाहनों को इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी पीटी एग्रीनास पंगन नुसांतारा के जरिए खरीदा जाना था। बाद में इन्हें पूरे देश के गांवों में तैनात किया जाना था। इनका इस्तेमाल गांवों में लॉजिस्टिक, खाद्य भंडारण, उर्वरक वितरण और कृषि आपूर्ति जैसी गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए किया जाना था। यानी ये योजना सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी थी। लेकिन जैसे ही ये योजना सामने आई, इंडोनेशिया के कई उद्योग संगठनों और सांसदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर इतनी बड़ी संख्या में वाहन विदेश से आयात किए जाते हैं तो इससे देश की घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इंडोनेशिया की संसद के उपाध्यक्ष सुफमी दास्को अहमद ने इस योजना को फिलहाल रोकने की मांग की। इसके बाद सरकार ने भी माना कि इस मुद्दे पर और चर्चा की जरूरत है। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रपति के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस पूरे प्रस्ताव को दोबारा समीक्षा की जाएगी। इसी कारण फिलहाल भारत से वाहनों के आयात की योजना को अस्थायी रूप से टाल दिया गया है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति हमेशा घरेलू उद्योग को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं। वहीं उद्योग मंत्री ने बताया कि इंडोनेशिया की ऑटो इंडस्ट्री हर साल करीब 10 लाख पिकअप ट्रक बनाने की क्षमता रखती है। अगर 70,000 पिकअप ट्रक देश में ही बनाए जाए तो इससे लगभग 27 ट्रिलियन इंडोनेशियाई रुपए का आर्थिक लाभ और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो सकता है। हालांकि इस बीच एक दिलचस्प बात भी सामने आई है कि भारत से भेजे गए कुछ वाहन पहले ही इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा के 1,000 से ज्यादा स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक जकार्ता पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उन्हें फिलहाल वितरित नहीं किया जाएगा और सरकार के अगले निर्देश का इंतजार किया जाएगा। इस पूरे सौदे की फंडिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सरकार इन वाहनों की खरीद के लिए लगभग 40 ट्रिलियन इंडोनेशियाई रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से 6 साल तक वित्तीय व्यवस्था करने की योजना बना रही थी। कुल मिलाकर फिलहाल ये बड़ा आयात सौदा समीक्षा के दौर में है। अंतिम फैसला राजनीतिक चर्चाओं, आर्थिक हितों और इंडोनेशिया की घरेलू उद्योग नीति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। हालांकि इंडोनेशिया ने दूसरी तरफ भारत के बेहद शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए समझौता किया है। ये जानकारी इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिको रिकार्डो ने दी है। दरअसल इंडोनेशिया अपनी सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। खासकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में इंडोनेशिया एक बड़े द्वीपीय देश है जिसके पास हजारों द्वीप और विशाल समुद्री सीमा है। ऐसे में उसकी प्राथमिकता अपने समुद्री इलाकों की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसी रणनीति के तहत भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस सौदे को लेकर बातचीत काफी समय से चल रही थी। साल 2023 में ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बताया था जकार्ता के साथ 200 मिलियन से $350 मिलियन के बीच के संभावित सौदे पर उन्नत स्तर की चर्चा हो रही है। हालांकि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने इस समझौते की कुल कीमत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। अब इंडोनेशिया के साथ हुआ यह नया समझौता भारत के रक्षा निर्यात और रणनीतिक प्रभाव को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में इससे भारत की सैन्य तकनीक की मौजूदगी और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इंडोनेशिया जैसे देश को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला क्या ये सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।